बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर किसी पिंड की गति। ये जो टॉपिक है ये पहले इससे पहले जो चैप्टर था उसमें इंक्लूड था, लेकिन अब ये इस चैप्टर में वर्क, पावर और एनर्जी में आ गया है, क्योंकि वो चैप्टर काफी लंबा हो रहा था, तो इसीलिए शायद इस टॉपिक को यहाँ भेज दिया गया है। तो पिछले चैप्टर में हमने एक समान वृत्तीय गति को डिस्कस किया था, जिसमें वृत्त जो है वृत्तीय पथ पर वस्तु जो है या पिंड एक समान चाल से चलता है। उसकी चाल समान रहती है, लेकिन दिशा बदलने की वजह से वहां पर वेग बदलता है। लेकिन यहां पर क्या है, वस्तु जो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो यहां वेग का परिमाण भी बदलेगा, दिशा तो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि वृत्तीय गति है। तो जैसे जैसे पिंड अपने निम्नतम बिंदु से वृत्तीय पथ पर ऊपर की ओर जाएगा तो उसका वेग निश्चित रूप से घटता जाएगा। तो यहां पर वस्तु के वेग का परिमाण यानी चाल जो है वो एक समान नहीं है, चाल भी असमान है। वेग जो है दिशा बदलने से भी बदल जाता है, क्योंकि यहां जो है वेग का परिमाण यानी चाल भी बदल रही है। इसलिए ये जो है एक असमान वृत्तीय पथ पर गति का उदाहरण है। तो आइए समझते हैं कि यहां पर हमें क्या चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमने चित्र को समझेंगे। तो यहां पर मैंने एक वृत्त बना रखा है और एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, उसको इस वृत्तीय पथ में एक डोरी से बांधकर घुमाया जाएगा। डोरी की लंबाई हमने l ली है। तो हमने क्या यहां पर माना है उसको नोट कर देते हैं कि माना एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, इसे एक भारहीन डोरी जिसकी लंबाई L है के, इसे भारहीन डोरी जिसकी लंबाई L है से बांधा गया है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको अपनी भाषा में लिखना है। कोई ये तो क्या है कि माना एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, इसे एक भारहीन डोरी जिसकी लंबाई L है से बांधा गया है। इस पिंड को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है। पथ के किसी बिंदु P पर, पथ के किसी बिंदु P पर पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो भार है, पिंड का भार, ये मैंने दिखा रखा है। देखिए P बिंदु है, भार mg नीचे की ओर लगेगा और क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है, डोरी से बंधा हुआ है, तो डोरी में तनाव भी होगा, है ना भाई। डोरी में तनाव नहीं होगा तो फिर वो वृत्तीय गति कैसे कर पाएगा। तो ये जो तनाव है डोरी में, जो है तनाव के कारण जो है तनाव T जो लग रहा है, किस तरफ लग रहा है?
वृत्त के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। तो दो बल लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और T केंद्र की तरफ डोरी का तनाव है। अब यहां पर ये जो डोरी है इस ऊर्ध्वाधर से OB से, O केंद्र है, OB से थीटा कोण बना रही है। अब हम इस mg को दो आयताकार घटकों में वियोजित करेंगे। एक तो हम त्रिज्या के अनुदिश घटक लेंगे, ये कोण भी थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा ये स्पर्श रेखीय घटक होगा, ये होगा mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा। तो ये घटक हो गया mg sin थीटा और एक हो गया mg cos थीटा। ये mg जो है भार है, जिसके ये दो घटक है, आयताकार घटक। अब बिंदु P पर जो है इस त्रिज्या के अनुदिश नेट बल कितना लग रहा है ये निकालते हैं, और जो त्रिज्या के अनुदिश नेट परिणामी बल लग रहा होगा वही परिणामी बल इस वृत्तीय पथ पर गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ये हम बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और वो केंद्र की तरफ लगता है। तो यहां पर जो इस त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की तरफ जो परिणामी बल लग रहा होगा वही इस पिंड को ऊर्ध्वाधर गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर पिंड के भार mg को दो आयताकार घटकों में वियोजित करने पर हमें मिल रहे हैं, एक जो है त्रिज्य घटक है, mg cos थीटा है, और एक है स्पर्श रेखीय घटक वो है mg sin थीटा। क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वामावर्त दिशा में घूम रही है, इसलिए जो है बल जो है परिणामी बल का मान हमें निकालना पड़ेगा, और वो जो परिणामी बल आएगा केंद्र की तरफ वही जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो बिंदु P पर केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल पिंड को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर वस्तु का वेग जो है वो v है। बिंदु P पर वस्तु का वेग v है। जो बात यहां लिखी है कि बिंदु P पर केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल पिंड को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, और अभिकेंद्र बल का मान हमें मालूम है, वो होता है mv स्क्वायर बटे r। r क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। यहां पर वृत्त की त्रिज्या जो है वो डोरी की लंबाई के बराबर है ना। तो परिणामी बल कितना लग रहा है बिंदु P पर? देखिए वो लग रहा है T माइनस, ये बाहर की तरफ लग रहा है, और ये T जो है लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। तो T माइनस mg cos थीटा
बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर बटे आर मीन्स त्रिज्या। तो उसको उधर ले जाइए एम जी कॉस थीटा को, टी बराबर हो जाता है हमारा एम वी स्क्वायर बटे एल माइनस एम जी कॉस थीटा। ये समीकरण हमारी 1 हो गई। समीकरण 1 का मान आया टी बराबर हो गया एम वी स्क्वायर बटे एल, और ये देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस एम जी कॉस थीटा। समीकरण 1 आ रही है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो देखिए जैसे जैसे ये पिंड ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेग घटता जाएगा, तो वेग घटने की वजह से टी का मान भी घटेगा। अच्छा, और क्या होगा, ये कोण का मान बढ़ता जाएगा, और तो कॉस थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या होता है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घटता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 है जो कि सबसे अधिकतम है। कॉस 30 डिग्री जो है क्या होता है, √3/2 कम हो गई, और कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गई। और इस तरह से जैसे जैसे थीटा का मान जो है बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटेगा, मतलब ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो जो डोरी में तनाव है वो घटता जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर गति करेगा इसका वेग घटता जाएगा, तथा थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान कम होगा, कम होता जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि बी भी घट रहा है और इस टर्म एम जी कॉस थीटा का मान भी घटता चला जा रहा है, तो टोटल मिलाकर के टी का मान घटेगा। अतः डोरी का तनाव घटता जाएगा। मान लिया पथ के उच्चतम बिंदु हमने क्या ले रखा, ए है। उच्चतम बिंदु ए पर डोरी का तनाव, डोरी में तनाव जो है लगभग 0 हो जाता है। यहां पर लगभग 0 है, एकदम 0 नहीं है, पूरी तरह से 0 होने ही वाला है, तो हम वो कंडीशन ले रहे हैं। अतः समीकरण 1 से टी का मान हम 0 रख देंगे यहां पर, और वस्तु कहां पर पहुंच गई है, ए बिंदु पर पहुंच गई है, और ए बिंदु पर हमने वेग को हमने मान रखा VH, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बी का मान समीकरण 1 से टी बराबर 0 कर देंगे इसमें, और बी की जगह पर VH कर देंगे, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा mBh² बटे L प्लस, हाँ, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ये पूरा कोण ऐसे चला जाएगा, तो टी का मान 0 रखेंगे, बी की जगह VH रख देंगे, और थीटा बराबर 180 रख देंगे। तो टी की जगह हमने 0 रखा, बी की जगह VH रख दिया, और एम जी कॉस 180 डिग्री रखा। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो 0 बराबर हो गया MBH का वर्ग बटे L माइनस, देखिए कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये हो जाएगा -mg।
अब हम एम जी को उधर ले जाएं, इधर, तो ये हो जाएगा एम बी एच का वर्ग बटे एल बराबर हो गया एम जी, ये कट गया, एल को उधर ले जाइए, बी एच वर्ग बराबर हो गया जी एल के, तो बी एच बराबर हो गया अंडर रूट जी एल। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम इतना वेग तो होना ही चाहिए, निम्नतम बिंदु पर कम से कम वेग कितना होना चाहिए, मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, यानी बी एच का मान आ गया अंडर रूट जी एल। अतः पिंड को वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करने के लिए उच्चतम बिंदु पर वेग का मान कम से कम अंडर रूट जी एल होना चाहिए, यानी बी का मान इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, तभी ये वृत्तीय गति संभव है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। इससे कम यदि वेग हो गया तो डोरी ढीली पड़ जाएगी और पिंड नीचे गिर जाएगा। हम ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। तो इतना कम से कम वेग होना चाहिए जब पिंड अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचे, या इससे ज्यादा हो, तो इस वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। पिंड के इस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करने वाले पिंड का वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति कर सके, वो होता है। और ये कहां पर होता है? उच्चतम बिंदु पर होता है। यहां पर इतना तो होना ही चाहिए, अन्यथा ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति संभव नहीं है। तो अब हम बिंदु बी, यानी जो निम्नतम बिंदु है, वहां पर वेग निकालेंगे। हमें यहां पर VH पता लग गया है। जब पिंड बिंदु A से, देखिए यहां से कहां पहुंच रहा है? B पर पहुंचता है। बिंदु B पर पहुंचता है तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। मतलब यहां पर जो उसकी गतिज ऊर्जा है, जब B पर पहुंचेगा तो यहां पर की जो गतिज ऊर्जा है वो यहां बिंदु B पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मतलब यहां की गतिज ऊर्जा कहें, लिख देते हैं, बिंदु B की गतिज ऊर्जा बराबर है बिंदु A की गतिज ऊर्जा प्लस बिंदु A पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम यही तो है कि यहां पर जो देखिए, यहां पर वेग जो है उसका अधिकतम होगा निम्नतम बिंदु पर, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग घटता जाएगा, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो वही हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, मान लिया यहां पर वेग जो है बिंदु B पर हमने देखिए वेग क्या लिख रखा? BL। तो यहां पर बिंदु B पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 MBL का वर्ग बराबर हो जाएगी बिंदु A की गतिज ऊर्जा
तो अब 1/2 m VH का वर्ग प्लस स्थितिज ऊर्जा पिंड की, इस बिंदु बी से ए जाने में उसने कितनी ऊंचाई चली है, यल ये चली है, ये ले, मतलब बिंदु बी की अपेक्षा बिंदु ए जो है वो 2l ऊंचाई पर है, यल ये एल, तो m स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh, तो mg गुणा 2l, इतनी स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो देखिए यहां पर द्रव्यमान तो कट जाएगा, यहां पर मान रख देते हैं BH, BH का मान कितना है √GL के बराबर है कम से कम, तो 1/2 m BL का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो गया G √GL, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा GL प्लस 2mgl। तो इस तरह से हमारा इधर मान आ गया, जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा mgl प्लस 4mgl/2, तो ये हो गया 5mgl/2, 1/2 mvl का वर्ग। तो देखिए यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो वेग का मान कितना आ जाएगा देखिएगा, vl का वर्ग आ गया 5gl, तो vl बराबर हो जाएगा √5gl। तो कम से कम निम्नतम बिंदु पर इतना वेग होना चाहिए, या इससे अधिक हो सकता है कि vl बड़ा है या बराबर है √5gl के, तो vl बराबर है √5gl। तो निम्नतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करते हुए पिंड की निम्नतम बिंदु पर वेग जो है का मान कम से कम √5gl होना ही चाहिए। यदि इससे कम है तो वस्तु जो है ऊपर तक जा ही नहीं पाएगी, बीच से लौट आएगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि बिंदु बी पर तनाव कितना होगा, तनाव जो होगा वो अधिकतम होगा। तनाव के लिए समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, बिंदु बी पर तनाव ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु बी पर तनाव ज्ञात करना है तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से P बराबर है हमारा, और ये निम्नतम बिंदु पर है, लोएस्ट पॉइंट, L का मतलब लोएस्ट पॉइंट पर, ये तनाव यहां पर हमने TL कर दिया, तो TL बराबर हो जाएगा mvl का वर्ग बटे, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, T बराबर TL लिख रहे हैं, V बराबर VL लिख रहे हैं, और थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि रस्सी दूरी जो है यहां पर आ गई है समझो। तो इन कंडीशन के तहत हम तनाव निकाल रहे हैं, प्लस mg cos 0 डिग्री, वैल्यू रखिए VL की, VL की वैल्यू है देखिए √5gl, तो m इंटू 5gl/L प्लस mg, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो mg हो जाएगा, तो L से L कट जाएगा, तो TL बराबर हो गया 5mg प्लस mg, TL बराबर हो गया 6mg। ये तनाव जो है अधिकतम जो है इतना तो कम से कम तनाव होगा ही होगा, यदि वेग अधिक हो गया तो तनाव और भी ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि तनाव किस पे निर्भर कर रहा है, इस निम्नतम बिंदु पर वेग, अर्थात T का मान जो है, TL का मान कम से कम इतना तो होगा ही होगा, और नहीं तो इससे बड़ा भी हो सकता है। तो हमने बिंदु बी पर तनाव भी ज्ञात कर लिया, वेग ज्ञात किया, तनाव ज्ञात किया। अब किसी मध्य बिंदु सी पर यदि पहुंचता है पिंड, तो उस समय बिंदु सी पर पहुंचेगा तो उस समय डोरी में कितना तनाव होगा, उस समय कितना वेग होगा, वो भी निकाल लीजिए। तो TL का मान हमारा आ गया है, TL बराबर हो गया 6 mg। जब बिंदु पिंड
कहाँ पर पहुंचता है? सी बिंदु पर पहुंचता है। बिंदु सी पर पहुंचता है, बिंदु सी पर पहुंचता है। और जब पिंड बिंदु बी से सी पर पहुंचता है, सी पर पहुंचता है, तो यहां भी हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे और उससे हम जो है वेग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या, बिंदु पी पर गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा प्लस बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु सी पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा हमें मालूम है क्योंकि यहाँ का वेग हमें मालूम है। बिंदु जो है बी पर कितना वेग है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाइए, एकदम आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन डेरिवेशन को तैयार करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी तैयार होगा, है ना। तो बिंदु बी की गतिज ऊर्जा 1/2 mvl का वर्ग, यहाँ पर वेग bl है, बराबर, ये मान लिया इसका, देखिए वेग हमने bm लिखा है ना। तनाव हम इसको tm लिख दे रहे हैं, है ना, वो भी निकालेंगे। तो 1/2 mvm का स्क्वायर प्लस यहाँ की स्थितिज ऊर्जा, देखिए कितनी ऊंचाई उठ गया है। सी बिंदु जो है बी की अपेक्षा यल ऊंचाई पर है, ये इतना इतना ऊपर उठ गया है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh होती है mgl। अब हम मान रख देते हैं 1/2 mvm अंडर रूट जो है bl, यहाँ पर क्या है वेग कितना है, अंडर रूट 5gl है, तो ये 5gl कम के बराबर हो गया, है ना। 1/2 mvm है ना का वर्ग प्लस mgl। अब देखिए ये जो है इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमें वेग का मान पता करना है कि बिंदु बी सी पर वेग क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 mgl/2 माइनस mgl बराबर हो गया 1/2 mvm का वर्ग। इसको इसमें से घटा देंगे तो 5 mgl माइनस 2 mgl लघुत्तम निकाल करके बराबर हो जाएगा 1/2 mvm का वर्ग, है ना। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 mgl बराबर हो गया mvm का वर्ग, ये mv कट गया, नहीं तो इसको इधर नीचे ले आओ तो कट जाएगा। तो bm बराबर हो गया 3gl का अंडर रूट, है ना। bm का वर्ग इतना हुआ तो bm बराबर हो गया अंडर रूट 3gl। तो कम से कम इतना वेग तो होना ही चाहिए, है ना, या फिर इससे ज्यादा हो। तो bm का मान इससे बड़ा, 3gl से बड़ा, अंडर रूट 3gl से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। तो bm का मान आ गया है अंडर रूट 3gl इस बिंदु पर। अब हम बिंदु C पर डोरी में तनाव निकालेंगे और वो समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, T की जगह पर हम लिखेंगे Tm और B की जगह पर लिख देंगे Bm और थीटा की जगह लिख देंगे 90 डिग्री। देखिए ये कोण जो है कितना हो जाएगा, पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो Tm बराबर हो जाएगा mvm का वर्ग बटे l प्लस mg cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो Tm बराबर हो जाएगा m की वैल्यू है अंडर रूट 3gl, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3gl बटे l, ये हो गया प्लस 0, तो ये कट गया। तो
यम का मान आ गया अंडर रूट 3GL आ गया, 3mg आ गया, 3mg। देखिए ना 3mg, एल तो कट गया, एल तो आया नहीं, तो Tm बराबर 3mg है, तो Tm का मान कम से कम इतना होना चाहिए या फिर इससे बड़ा। वेग ज्यादा होगा, ये मिनिमम कंडीशन लेके सब जगह चल रहे हैं, इससे ज्यादा वेग होगा तो कोई नुकसान नहीं है। इससे कम वेग होने पर वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो अब हमने क्या किया, बिंदु देखिए बी पर जो निम्नतम बिंदु है, तनाव भी ज्ञात किया, वेग भी ज्ञात कर लिया। बिंदु ए पर तनाव मिनिमम लिया है जो कि 0 लिया है, और यहां पर वेग का मान कम से कम अंडर रूट GL के बराबर होना ही चाहिए। और एक मध्य बिंदु सी ले लिया है, वहां पर वेग Bm निकाला और Bm का मान इतना आ गया है, ये Bm है, और Tm का मान आया है 3mg के बराबर। अब हम इसको बाइंड अप कर देते हैं और लिखते हैं। निष्कर्ष जो हमने निकाला है वो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड के लिए ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति के लिए उच्चतम बिंदु पर वेग जो है, वेग v हमने उसको लिखा है हाईएस्ट पॉइंट, BH बराबर है अंडर रूट GL, और वहां पर T का मान जो है वो 0 है। दूसरा है हमने निम्नतम बिंदु लिया, तम बिंदु पर वेग का मान v लोएस्ट पॉइंट L, BL बराबर हो गया था हमारा अंडर रूट 5GL, और वहां पर तनाव जो था वो 6mg के बराबर था। तीसरा है मध्य बिंदु पर, ये हमने उच्चतम बिंदु A लिया था चित्र में, निम्नतम बिंदु B लिया था, और मध्य बिंदु जो है C पर वेग जो है हमने लिखा था Bm, और वो आया था 3GL के अंडर रूट 3GL, और यहां पर जो तनाव आया था Tm वो 3mg के बराबर है। ये रिजल्ट आए हैं, इनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और ये डेरिवेशन जो किया गया है इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब हमने 2-3 प्रश्न भी नोट कर रखे हैं, इनको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह के और प्रश्न भी आपको करने हैं। क्या है, पहला प्रश्न है 1 किलोग्राम की एक गेंद, यानी द्रव्यमान दिया गया 1 किलोग्राम, 2 मीटर लंबी रस्सी के एक सिरे से बंधी है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। वृत्त के निम्नतम बिंदु पर गेंद की चाल तथा डोरी में तनाव ज्ञात करना है ना। तो अभी जो हमने बात की थी उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करते हुए हम पहला प्रश्न हल करेंगे। तो यहां पर यम का मान है 1 किलोग्राम, लंबाई, डोरी की लंबाई है 2 मीटर, है ना। तो हमें सबसे पहले चाल पता करनी है। B बराबर होता है कम से कम अंडर रूट 5GL है निम्नतम बिंदु पर, तो अंडर रूट 5G का मान हमें 10 लेना है और L का मान 2 मीटर दिया गया है। तो इस तरह से ये हो गया आपका 100, तो आगे 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो निम्नतम बिंदु पर गति कर रही होगी। तनाव, निम्नतम बिंदु पर तनाव के लिए जो होता है सूत्र TL बराबर होता है 6mg। 6m का मान 1 है, g का मान 10 है, तो 60 न्यूटन का तनाव डोरी में लग रहा होगा।
बेसिक प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला बेस्ड है। अगला देखिए प्रश्न दूसरा, एक 100 ग्राम का पत्थर एक भारहीन 100 सेंटीमीटर लंबाई की डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। जब डोरी ऊर्ध्व से 60 डिग्री के कोण बनाती है तब पत्थर की चाल 200 मीटर पर सेकंड है। इस स्थिति में डोरी का तनाव ज्ञात करिए। देखिए चित्र समझ लीजिए, ये सिचुएशन है, ये अभी जो चित्र बनाया था उसी से संबंधित है। ये कोण थीटा डिग्री दिया हुआ है, वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये mg हो जाता है, ये कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये mg cos थीटा हो जाता है। इधर हमें तनाव पता करना है। चाल यहां पर दी गई है, चाल दी गई है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यदि चित्र समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने डिस्कस तो किया, कर ही दिया है। ठीक है, यहां पर इस बिंदु P वाला केस है, समझो। यहां पर 100 ग्राम द्रव्यमान है, यम बराबर प्रश्न 2 है, यह बराबर है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब ये हुआ 0.1 किलोग्राम। 100 सेंटीमीटर लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 मीटर लंबाई है। और चाल जो दी गई है बिंदु P पर, BP बराबर दिया गया है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, का मतलब हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है। तनाव पता करना है, तो यहां पर देखिए फार्मूला हमने समझाया था कि यहां पर जो नेट बल लगेगा, केंद्र की तरफ नेट बल लगेगा, T माइनस mg cos थीटा, वही अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा mv स्क्वायर बटे l। तो T बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटे l प्लस mg cos थीटा। अब हमें सब कुछ दिया हुआ है, मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। देखिए m का मान है 0.1, b का मान है 2, ये bp है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे रस्सी की लंबाई 1 प्लस mg, m का मान है 0.1, g का मान 10 है, और cos 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो ये तो हो गया 0.4 प्लस 0.1 इंटू 10 इंटू 1/2, 1/2 5। तो ये हो गया 0.4 प्लस 0.5 बराबर हो गया 0.9 न्यूटन का तनाव होगा। तो ये पता लग गया। तो जनरल तरीके से भी आपको करना आना चाहिए। अब एक ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसको भी समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी से भरी बाल्टी को एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बाल्टी का पानी नीचे क्यों नहीं गिरता? यदि एक छोटी सी बाल्टी लीजिए और उसको रस्सी से बांध करके ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाइए, जब बाल्टी अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी तो उसका जो है बाल्टी का मुंह जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन पानी तब भी नहीं गिर रहा होगा। क्यों नहीं गिर रहा होगा, उसी की बात हम करेंगे। चित्र से समझिए। चित्र देखिए, यहां पर हमारा ये एक वृत्त बना दिया, और विशेषकर जब बाल्टी यहां पर पहुंचती है ऊर्ध्वाधर में सबसे उच्चतम बिंदु पर, ये रस्सी बंधी हुई है ना। अब देखिए बस ये जो इसके अंदर पानी भरा है उसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, और जो यहां पर अभी केंद्र बल लग रहा है जो कि केंद्र की तरफ ही लगेगा, है ना। अभी केंद्र बल F मान लेते हैं, जिसका मान होता है mv स्क्वायर बटे l। तो ये बिंदु मान लिया यहां पर A बिंदु है, यदि ये बिंदु है तो ये BA हो जाएगा। तो जितना अभिकेंद्र बल लग रहा है ठीक उतना ही बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगेगा, अपकेंद्र बल लगेगा, और इसका मान भी mva स्क्वायर बटे 2l के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु A पर परिणामी बल कितना लगेगा? बिंदु A पर परिणामी बल जो है, बिंदु A पर
परिणामी बल, क्योंकि एक बल तो नीचे की तरफ लग रहा है और उसका वो नीचे की तरफ जो लग रहा है, वो केंद्र की तरफ जो लग रहा है, एक तो अभिकेंद्र बल है, दूसरा पानी का भार वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा। तो बिंदु ए पर परिणामी बल कितना लगेगा? अभिकेंद्र बल का मान जो कि बाहर की तरफ लग रहा है mva² माइनस mg, इतना परिणामी बल लगेगा। यही परिणामी बल इस पानी को बाल्टी की सतह से चिपकाए रखेगा, क्योंकि ये बाहर की ओर लग रहा है। जितना ज्यादा वेग होगा उतना ही ज्यादा अभिकेंद्र बल लगेगा, अर्थात उतना ही ज्यादा अपकेंद्र बल लगेगा, जिससे कि परिणामी बल का मान जो है इतना, मतलब अब क्या है कि जैसे जैसे b बढ़ रहा है वैसे वैसे अपकेंद्र बल का मान बढ़ रहा है, तो परिणामी बल और ज्यादा लगेगा, तो पानी गिरने के और चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन हमें एक मिनिमम वेग मेंटेन करना पड़ेगा। यदि उससे कम वेग हम रखेंगे तो जो है पानी नीचे गिरेगा। मिनिमम वेग जो है वो कितना होना चाहिए वो निकाल सकते हैं यहां पर। अभी जो हमने निकाला था कि भी कम से कम ये इसके बराबर तो होना ही चाहिए या फिर इसके बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन लगती है पानी न गिरने की। अभी हम लिख देते हैं। सर्कस में भी देखा होगा, एक मौत के कुआं का खेल होता है जिसमें कि एक मोटरसाइकिल वाला एक लोहे के पिंजड़े के अंदर जो है तेजी से बाइक को चलाता है। वो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है, उल्टा हो जाता है, लेकिन बाइक नहीं गिरती। उसका भी कारण यही है कि वो इतना वेग बढ़ा देता है कि उस पर लगने वाला अपकेंद्र बल का मान बाइक और उसके मनुष्य के भार से ज्यादा हो जाता है, जिससे कि वो उस मौत के कुएं की सतह से चिपका रहता है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? जब बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगता है। अभिकेंद्र बल mv²/L लगता है। तथा पानी का भार, और ये किस तरफ को लगता है? केंद्र की ओर लगता है। भार भी नीचे की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल के बराबर, अभिकेंद्र बल के बराबर तथा इससे विपरीत दिशा में अपकेंद्र बल और उसका मान भी इतना ही हो गया, mv²/L लगने लगता है। अतः नीचे की ओर देखिए, ये कब लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। विपरीत दिशा में अपकेंद्र बल लगने लगता है और ये किस तरफ लगेगा? बाहर की ओर। हाँ, अतः बाहर की ओर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा? mv²/L माइनस mg। इतना बाहर की ओर लगेगा।
लगेगा। अतः बाहर की ओर लगने वाला परिणामी बल इतना होगा, लगेगा। यही बल यही बल पानी को नीचे गिरने से रोक देगा। देखिए, जो भार लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, और जो अभिकेंद्र बल केंद्र बल तो केंद्र की तरफ लगता है, लेकिन अपकेंद्र बल जो होता है वो बाहर की तरफ लगता है। यानी अभिकेंद्र बल जो कि केंद्र की तरफ लग रहा है, ठीक विपरीत दिशा में उतना ही अपकेंद्र बल लगता है जो कि बाहर की तरफ होता है। तो अब हमने देखा कि वेग यदि हम मेंटेन रखें, एक निश्चित सीमा से अधिक रखें, तो क्या होगा कि परिणामी बल का मान किस तरफ को लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। वृत्तीय गति से बाहर की तरफ कितना बल लगेगा? इतना, mv² माइनस mg, बाहर की ओर लगेगा परिणामी बल। और यही बल जो नीचे की ओर अंदर की तरफ भार लग रहा है उसको पकड़े रखेगा, गिरने नहीं देगा। यही बल पानी को नीचे गिरने से रोकता है, या रोकता है लिख देते हैं। तो यही कारण है कि मौत के कुएं में जब कोई बाइक सवार बड़ी तेजी से बाइक को चलाता है तो वो क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उस बाइक सवार पर लगने वाले अपकेंद्र बल का मान उसके और बाइक सहित जो भार है उससे अधिक होता है। तो यहां पर न गिरने की कंडीशन क्या है कि mv² बड़ा होना चाहिए और कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए mg के, न गिरने की कंडीशन है, ये शर्त है। यदि वो बाइक सवार नहीं गिरेगा, कब नहीं गिरेगा? जब उस पर लगने वाला, ये क्या है? अपकेंद्र बल है, और इसका मान अभिकेंद्र बल के ही बराबर है। संभारमूला दोनों के से एक ही जैसे होते हैं, मैंने डिस्कस कर रखा है। तो mv² कम से कम उसके भार के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो। ज्यादा वेग रहेगा तो और अच्छा रहेगा, मतलब गिरने के कोई चांसेस नहीं है। तो वेग को बढ़ा करके हम पानी को गिरने से रोक सकते हैं। वेग को बढ़ाकर ही मौत के कुएं में स्टंट करने वाला व्यक्ति जो है अपने को गिरने से बचाता है, जिससे कि उस पर जो अपकेंद्र बल का मान जो है बढ़ जाता है। जैसे जैसे वेग बढ़ाएंगे, देखिए यम का मान, द्रव्यमान का मान निश्चित है, उसकी जो अधिकतम त्रिज्या जो है वो भी निश्चित है, यल जो है। वेग को हम बढ़ा करके mg को बैलेंस कर सकते हैं, भार को बैलेंस कर सकते हैं। जितना ज्यादा वेग बढ़ा देंगे उतने ही गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और ये बस इतना ही लिखना है क्यों पानी नहीं गिरता है ना, उसका कारण स्पष्ट हो गया है। क्योंकि जितना वेग ज्यादा रखेगा उतना ही ज्यादा उस पर केंद्र बल बाहर की ओर लगेगा, और उसका पानी जो है नीचे की, पानी का भार जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो वही अपकेंद्र बल पानी के भार को बैलेंस कर देगा, गिरने से रोक देगा। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में सभी बातें समझ में आ गई होंगी और ये चैप्टर भी पूरा हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ा वो 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय केस होगा, थोड़ा तो टफ कह सकते हैं, लेकिन यदि आप समझेंगे तो पूरा एक तरफ से जो है समझ में भी आएगा। और किसी भी चैप्टर को आपको समझना है तो वीडियो नंबर 1 से लगा करके आगे के सारी वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। बीच में यदि समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, समय दीजिए, तो बातें सब समझ में आएंगी। तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।